नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 या इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो 18वीं रिपोर्ट है। अक्सर आप देखे होंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में हम बैठते हैं तो पूछा ही जाता रहता है कि प्रेजेंट टाइम में भारत में कितना वनाच्छादन है या कितना वन और वृक्षावरण क्षेत्रफल है, या मैंग्रोव कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, या मैंग्रोव वन प्रेजेंट टाइम में कितना है, ठीक है, या सबसे ज़्यादा वनाग्नि प्रवण क्षेत्र कौन सा राज्य है, या सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, या प्रतिशत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है। तो इस रिपोर्ट को अगर आप अच्छे से करते हैं आज हमारे साथ तो ये अगले 2 साल तक के लिए चलेगा, क्योंकि 2023 की रिपोर्ट है जो दिसंबर 2024 में आई है और ये 2 साल बाद रिपोर्ट आती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ही मेहनत करते हैं तो 2 साल तक यही कंटेंट आपको रटना है। तो देख लीजिए कि आप इस पीडीएफ में हमारे साथ क्या पढ़ने वाले हैं। तो सरसरी नज़र आप देख लीजिए कि मुश्किल से 2 पेज है, ठीक है, और में बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समाहित किए गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग देखें यहाँ पर क्या है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, इसी को इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये देख लीजिए कि यह रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है। तो यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा, केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। उसके अंतर्गत ही जारी किया जाता है। और जो संस्थान इस रिपोर्ट को तैयार करती है वह कौन सी है, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। कहाँ पर है ये, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। वही इससे संबंधित रिपोर्ट को सर्वे करती है, रिपोर्ट तैयार करती है, और यह केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया जाता है, ठीक है। अब आप ये जान लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, वो कौन से हैं, तो भूपेंद्र यादव, ओके, ठीक है। तो अब आगे देखिए, यह रिपोर्ट कैसी होती है, तो बाइनियल होती है, माने द्विवार्षिक। इसका क्या मतलब है कि हर साल यह पब्लिश नहीं होती है, माने प्रत्येक 2 वर्ष में यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इसका मतलब अभी 2023 में कौन से नंबर की यह रिपोर्ट है, तो 18वें नंबर की है जो 2023 में आई। अब कब आएगी, तो 23 की रिपोर्ट दिसंबर 2024 में पब्लिश हुई है। इसका मतलब अब आपको, ठीक है, 25 वाली रिपोर्ट लगभग 2026 के दिसंबर तक मिलेगी। इसका मतलब तब तक के लिए यही डेटा है, ओके। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट है, देख लीजिए कि प्रथम रिपोर्ट, सबसे पहले यह रिपोर्ट वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो 1987 में जारी की गई थी। और आज वर्तमान में आप देखें तो यह 18वीं रिपोर्ट है। यह 18th जो रिपोर्ट है, इसे रटे रहिएगा, यह भी सवाल पूछा जाता है, ओके। चलिए आगे देखिए कि इस रिपोर्ट में आखिर क्या क्या रहता है, इस रिपोर्ट में क्या क्या जारी किया जाता है, किससे संबंधित डेटा जारी किए जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, इससे समझ आती है, आप बड़े पेपर को भी टैकल कर सकते हैं बहुत ईजिली। देखिए इसमें क्या क्या रहता है, किससे संबंधित डेटा, तो एक वन क्षेत्र, भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है उससे संबंधित डेटा, कुल कितना वन है, और मैंग्रोव वन कितने हैं, या इसी को कच्छ वनस्पति कहते हैं, इससे संबंधित डेटा पब्लिश किया जाता है। वनों में कार्बन स्टॉक प्रेजेंट टाइम में कितना है, ठीक है। कृषि वानिकी क्षेत्र, अर्थात कितना जो है कृषि के साथ साथ वानिकी माने वृक्षावरण, ये सब के माध्यम से खेती की जा रही है, माने खेतों पर किसानी के साथ साथ क्या कर रहे हैं, वृक्षारोपण भी किया जाता है, उससे भी आय इनकम करते हैं, उसी को कृषि वानिकी कहते हैं। और अग्नि प्रवण क्षेत्र से संबंधित डेटा भी पब्लिश होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगलों में आग लगती है। अक्सर आप इस समय एक बहुत लेटेस्ट आप इस समय घटना देख रहे हैं कि यूएसए में, ठीक है, जो बहुत व्यापक स्तर पर जो है वनाग्नि का केस चल रहा है, ठीक
ठीक है, बहुत व्यापक स्तर पे जान माल का वहाँ पर खतरा हुआ है। ऐसा ही हाल फिलहाल में भारत में भी होता रहता है, जैसा कि आप कुछ समय पहले देखे होंगे उत्तराखंड में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में इसका उद्देश्य क्या होता है, इस रिपोर्ट को पब्लिश करने की क्या उद्देश्य होते हैं। तो दो उद्देश्य होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, एक तो वर्तमान स्थिति वनों की, मैंग्रोव की, कार्बन स्टॉक की, कृषि वानिकी की या अग्निप्रवण क्षेत्रों की ऐसी क्या स्थिति है भारत में, इससे संबंधित डेटा जारी किया जाता है, किया जाना, ये इसका उद्देश्य होता है। दूसरा इसका एक फ्यूचर अप्रोच होती है, माने भविष्य के लिए आंकड़े। भविष्य के लिए आंकड़े का मतलब क्या है कि इन्हीं आंकड़ों को जो रिसर्चर होते हैं, पीएचडी करने वाले या अन्य जो पर्यावरण पर रिसर्च करने वाले होते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जो रिसर्चर आते हैं वो, या सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जानी होती है कि किस राज्य में कैसी पॉलिसी बनाई जाए। तो जैसे आपको अगर पता ही ना हो कि हाँ इस राज्य में वनों की स्थिति में कमी आ रही है बहुत तेज़ी से, या इसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो आप कैसे एक अच्छी पॉलिसी बना पाएंगे। जैसे आप उत्तराखंड में देखिए कि बहुत ज़्यादा वहाँ आग लगने की टेंडेंसी वनों में होने की वजह से पिरूल लाओ पैसा पाओ ऐसी योजना चलाएगी। माने वहाँ के जो, ठीक है, वन में पिरूल माने ऐसा वृक्ष जिसके पत्ते फूल अग्नि के लिए बहुत ही जंगल में उत्तरदायी हैं, उनके पौधों के फूल पत्ते अगर इकट्ठा करके आप जमा करते हैं तो उसके बदले पैसे। तो कहने की ये मतलब है कि आखिर में कैसे ये आप समझ पाएंगे कि हमें ऐसी नीति लानी चाहिए जब आपको पता चल जाए कि हाँ ठीक है कि ऐसा ऐसा डेटा है कि इस राज्य की स्थिति वन की ऐसी हो रही है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी आप पॉलिसी अच्छी बना सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। वन नीतियाँ, अभी तक में वन नीतियों के बारे में जो पेपर में प्री में आती हैं वो देख लीजिए कि जब ब्रिटिशर्स थे उस समय सबसे पहले वन नीति आई थी, लाई गई थी उनके द्वारा 1894 में। ये प्री में एक बार आ चुका है, ठीक है, कि सबसे पहली वन नीति कब आई थी, तो 1894, डेट रट लीजिएगा। इस नीति के माध्यम से वो लोग, ठीक है, औपनिवेशिक दृष्टिकोण से ये नीति लाए थे, और जो वनों की या जंगलों की जो लकड़ी थी, कीमती लकड़ियां हैं या उसके संसाधन हैं, उनका दोहन ज़्यादा करने के लिए ये नीति लाए थे। ठीक है, लेकिन अब आज़ाद भारत में देखिए तो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, 1952 में। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आई, 1952 में। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में एक राष्ट्रीय नीति जो चल रही है वो कौन सी है, 1988। ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों इसे यहाँ लिखना पड़ा मुझे, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर 33%, कितना, 33% क्या होना चाहिए, वनाच्छादन होना चाहिए। ठीक है, माने वन और वृक्षावरण 33% वनाच्छादन होना चाहिए। जबकि जो हिली एरिया हैं वहाँ पर कितना, पहाड़ी क्षेत्रों में कितना होना चाहिए, एक आदर्श के लिए कितना होना चाहिए, 66% कम से कम होना चाहिए। ये पूछा जाता है कि यह गाइडलाइन किस राष्ट्रीय वन नीति से मिलती है हमें, तो 1988। ओके, अगला देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए कि वन एवं वृक्षावरण जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें देख लेते हैं कि पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वन है और प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे टॉप पर कौन है, जिसके पास सबसे ज़्यादा वन है, तो मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश लिखा है। ठीक है, यह स्टेट लिखने में गलत है। ठीक है, यहाँ पर आप सही करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, क्या है, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वन किसके पास है, आंध्र प्रदेश के पास हैं। और तीसरे नंबर पे कौन है, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्रमशः भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वनाच्छादित वाले देश हैं। ओके, ठीक है, अगला देख लीजिए कि प्रतिशत की दृष्टि से, है ना, भारत में परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन किसके पास है, किस राज्य के पास,
तो सबसे टॉप पर है लक्षद्वीप जो 91.33%। आप ये परसेंटेज मत याद रखना, लेकिन आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप पहले स्थान पर है, मिजोरम दूसरे स्थान पर है और अंडमान निकोबार थर्ड प्लेस पर है। अब इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है, कि अगर लिखा हो कि वो राज्य और केंद्र शासित अर्थात स्टेट और यूटीज दोनों ऐसे ऑब्लिक में लिखा हो, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वनाच्छादन है, तब आप लक्षद्वीप लगाएंगे आंसर। लेकिन अगर यूटी माने केंद्र शासित प्रदेश ना हो, केवल लिखा हो कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक प्रतिशत वनाच्छादन है, तब आप मिजोरम टिक करेंगे, क्योंकि मिजोरम राज्य है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार क्या है, यूटीज हैं। ओके, ये आपको बारीकी ध्यान रखनी है। अगला देखिए कि आखिर में सर्वाधिक वृक्षावरण, अभी जो ऊपर पढ़ रहे थे वो क्या है, वनावरण, माने वन सबसे ज़्यादा कहाँ थे, तो वो आपने क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से देखा। अभी देखिए कि सर्वाधिक वृक्षावरण कहाँ पर है भारत में सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा वृक्षावरण महाराष्ट्र में है, फिर दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। ओके, देखो वृक्षावरण का तात्पर्य क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वन हो लेकिन उसके क्षेत्र लगभग 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में ही वन हो, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा में है तो उन्हें वनावरण में शामिल कर लिया जाता है, वृक्षावरण में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा, महाराष्ट्र सबसे अधिक वृक्षावरण वाला, वनावरण में अभी पढ़ा आपने मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ओके, अगला देखिए कि मैंग्रोव वन, इस रिपोर्ट के अनुसार करंट और स्टैटिक दोनों एक जगह मैंने लिखा है कि देखिए कि इस रिपोर्ट के अनुसार कुल मैंग्रोव वन कितने हैं भारत में, तो इस समय है 4,992 वर्ग किलोमीटर। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा यह दोनों है, 4,992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र है, मैंग्रोव वन है, जिसमें इस रिपोर्ट के अनुसार 7.43 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर एरिया क्या है, मैंग्रोव में कमी आई है, वृद्धि नहीं, कमी। ओके, क्या हुआ है, कमी आई है, अर्थात 7.5 वर्ग किलोमीटर लगभग कमी के बाद कितना हो गया है एरिया, ठीक है, 4,992। ओके, अगला देखिए, कुल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, कुल राज्य या केंद्र शासित राज्य कितने हैं जहाँ पर मैंग्रोव वन भारत में पाए जाते हैं, तो टोटल 12 ऐसे केंद्र शासित राज्य और राज्य मिला करके हैं, जिसमें से 9 क्या हैं, जिसमें से 9 राज्य हैं जहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और 3 केंद्र शासित राज्य अर्थात यूटीज, यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, जहाँ पर वन पाए जाते हैं। तो ये प्रीम आ चुका है कि टोटल कितने वन, कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में, तो 12 में पाया जाता है, 9-3 के रेशियो में, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे तो ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो अंडमान निकोबार में, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में पाया जाता है, ठीक है, और ठीक है दादर व नागर हवेली में पाया जाता है, ठीक है, दादर व नागर हवेली में, और कहाँ पे, पुदुचेरी में। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला इसमें पॉइंट देखिए कि सर्वाधिक वृद्धि मैंग्रोव वनों में इस रिपोर्ट के अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, आंध्र प्रदेश में, जबकि सर्वाधिक कमी अगर इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो गुजरात राज्य में। कहाँ पे, गुजरात राज्य में। ये रहा मैंग्रोव की कहानी। अगर देश में प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाएगा मैंग्रोव तो कितना है, तो 0.015% ऑफ टोटल एरिया, ठीक है, ये डेटा याद रखिएगा। अब देखिए एक समरी, जहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा आपको यहीं पे पिकअप हो जाएंगे, यहीं से सारे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। वो क्या है कि वनावरण और वृक्षावरण, भारत में टोटल वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रतिशत में देखा जाए तो कितना है,
25.17%। और टोटल वनावरण और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, तो 1445 वर्ग किलोमीटर की। इसमें दो डेटा बहुत अच्छे से इसमें इस पॉइंट में याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्या, एक तो इसका प्रतिशत और दूसरा इसमें वृद्धि, ठीक। अगला पॉइंट देखिए कि इसमें वनावरण कितना है, तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जबकि प्रतिशत आपको याद रखना होगा, कितना प्रतिशत है, 21.76% पूरे भूभाग का क्या है, वनावरण है। लेकिन वृद्धि की बात कर लें तो कितनी वृद्धि हुई थी, 156 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये दो डेटा आपको रटे होने चाहिए, प्रतिशत और वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप देख लीजिए, वृक्षावरण भारत में कितना है, तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जबकि प्रतिशत की बात करें तो 3.41%। और वृद्धि की बात करें तो कितनी वृद्धि हुई है, 1289 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई। तो ये प्रतिशत और वृद्धि आप रट लीजिएगा। यह क्षेत्रफल अगर आप नहीं रटते हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आप एक क्षेत्रफल में आप इसे रट सकते हैं, ठीक है। और स्क्रब या झाड़ियों की बात कर लें तो स्क्रब देश में कितना है, 43,000। ये डेटा मत याद करिएगा, लेकिन प्रतिशत याद कर लीजिएगा, कितना परसेंट स्क्रब है, झाड़ियाँ कितनी है, तो 1.33%, ठीक है। सो तो नहीं रहा ना, डेटा आप अच्छे से रटिए, सोइए नहीं, ठीक है। अगला देखिए, गैर वन क्या है, गैर वन माने नॉन फॉरेस्ट एरिया कितनी है, तो कितनी है, 73.5%। इसे रटना नहीं आपको, ठीक है। अगर ऊपर के ये तीनों चारों अगर जोड़ देंगे और 100 से घटा देंगे तो नॉन फॉरेस्ट एरिया आ जाएगी, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तीन डेटा आपको हूबहू रटे होने चाहिए। कौन कौन से, ठीक है। ये पूरा प्रतिशत जो है सबका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये प्रतिशत याद कर लीजिएगा, और ये वृद्धि, ठीक है। एकदम जुबान पे रट लीजिएगा, ज़्यादा सवाल यहीं से बन जाते हैं। अब अगला देखिए क्या है, सर्वाधिक वृद्धि देख लीजिए। सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो हम दो पार्ट में इसे डिवाइड कर दिए हैं कि वन एवं वृक्षावरण में भारत में किन किन राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि हुई, और एक वनावरण में केवल अगर कहा जाए वृक्षावरण शामिल ना हो तो किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। तो इसमें देखिए, वन एवं वृक्षावरण में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। दूसरे नंबर पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश, 559 वर्ग किलोमीटर। अगर आप यूपी पीसीएस और आरओ दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का ये डेटा याद रखना होगा, ठीक है। बाकी किसी का देते हैं तो आप तीनों याद करेंगे, लेकिन अगर यहाँ दे रहे हैं तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अगला देखिए, थर्ड नंबर पे कौन है, उड़ीसा राज्य, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में सबसे अधिक वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई, मिजोरम में हुई है, 242 वर्ग किलोमीटर। दूसरे पर गुजरात और तीसरे पर उड़ीसा। अर्थात वन और वृक्षावरण दोनों में और वनावरण दोनों में उड़ीसा क्या है, थर्ड नंबर पे ही है, ओके, ठीक है। आगे देखिए, अब आप उसी डेटा में से आप समझ पा रहे हैं कि वनाग्नि प्रवण राज्य, वनाग्नि प्रवण राज्य का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के जंगलों में अधिक आग लगने की संभावना होती है, उसी को कहते हैं प्रवण क्षेत्र, ठीक है। तो वनाग्नि प्रवण क्षेत्र कौन से हैं, आप देख लिए भारत में सबसे ज़्यादा तो उत्तराखंड पहले स्थान पर है जहाँ सबसे ज़्यादा आग लगती है, दूसरे पर उड़ीसा है, तीसरे पर छत्तीसगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रट लीजिएगा इसको, ठीक है। और देखिए अगला पॉइंट, कुल कार्बन स्टॉक, भारत में कुल कार्बन स्टॉक इस समय कितना है, तो कुल कार्बन स्टॉक इस समय है 7285.5 मिलियन टन। और ये जो 81.5 मिलियन टन लिखा है, यह इतने की माने 81.81 मिलियन टन कार्बन स्टॉक में वृद्धि होने के बाद ये डेटा है कौन सा, 7285.5 मिलियन
टन। अच्छा, कुल कार्बन स्टॉक क्या होता है? तो आप देखो किसी भी वृक्ष की बात करेंगे, ठीक है, तो किसी भी वृक्ष में आप देखेंगे तो क्या है उसमें कार्बन, अगर उसे जलाएंगे तो क्या है, धुआं निकलता है या कुछ राख बचती है तो क्या है, कार्बन है। इसका मतलब क्या है कि जो वृक्ष हैं वो हमारे, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन को सिंक करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो कुल पेड़ पौधे जो हमारे देश में हैं उनमें कितना कार्बन स्टॉक है, कितना स्टोर है, उसी को कहते हैं कार्बन स्टॉक। अर्थात जितना वृक्ष लगाएंगे उतना ही कार्बन स्टॉक आपका बढ़ेगा, उतना ही इन्वायरमेंट का पोल्यूशन आपका कम होगा, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, विश्व में वनावरण, अगर विश्व के, क्योंकि इस रिपोर्ट में विश्व के साथ भी कुछ डेटा दिया हुआ है और यहाँ सवाल आते भी हैं प्री में, आप देखेंगे तो विश्व में वनावरण के बारे में देख लीजिए तो सबसे अधिक वनावरण कहाँ पर है, तो रूस में है, दूसरे पर ब्राज़ील है, तीसरे पर कनाडा है, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और पाँचवें पर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पाँचवें पर, ओके, पाँचवें पर कौन है, चीन है। भारत की स्थिति कैसी है, कौन से नंबर पर है, ये याद रख लीजिएगा। भारत वनावरण के क्षेत्र में पूरे विश्व में 10वें नंबर पर है, किस पे है, 10वें नंबर पर है, ओके, ठीक है। आगे देख लीजिए, लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का, वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण मुख्यतः तीन प्रकार से किया जाता है। ये स्क्रब या झाड़ियाँ इसमें काउंट नहीं होती हैं, लेकिन अलग से इसमें लिखा है बताने के लिए। वनों का वर्गीकरण जो होता है इसे आप पढ़ लीजिए, ये प्री में कई बार स्टेटमेंट में आता है। कहाँ पे आता है, स्टेटमेंट में आता है, इसे आप रट लीजिए, जैसा मैं बताता हूँ आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट में देखिए क्या आता है कि सघन वन किसे कहते हैं, तो सघन वन, एक तो पहली बात आप ये समझ लो कि यहाँ पर जो लिखा है ना कैनोपी डेंसिटी, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, ये चीज़ लिखी ना कैनोपी डेंसिटी, ये क्या होता है, ये देख रहे हैं ना कैनोपी डेंसिटी। इसी कैनोपी डेंसिटी के आधार पर ही आप बता पाएंगे कि सघन वन, मध्यम वन या खुले वन या झाड़ियाँ किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन के आधार हैं। तो कैनोपी डेंसिटी क्या होता है, ये सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। अगर आप जो है किसी जंगल को, अगर आप किसी जंगल को क्या कर रहे हो, ऊपर से देख रहे हो हेलीकॉप्टर से, ठीक है, अगर आप किसी जंगल को ऊपर से हेलीकॉप्टर से देख रहे होंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे वन होंगे जहाँ पर ज़मीन का केवल और केवल महज आप 25% ही देख पाते होंगे, 25% देख पाते होंगे। इसका मतलब उस क्षेत्र को छाया, वहाँ पर पेड़ पौधों के द्वारा कितना छाया कवर किया जा रहा है, 75% या उससे ज़्यादा, समझ गए। तो जिनमें जहाँ पर वन ज़्यादा होंगे तो ऊपर से आप देखेंगे तो ज़मीन आपको कम दिखाई देगी, अर्थात वो छाया वहाँ पर, ठीक है, या ज़मीन को ढकने वाली छाया कितनी हो, अगर 75% या उससे अधिक हो तो उसी को कहते हैं डेंस फॉरेस्ट। क्या कहते हैं, सघन वन या डेंस फॉरेस्ट। और अगर कहीं ऊपर से देखते हैं जहाँ पर उसको ढकने वाला, ठीक है, पेड़ों की डाल, तना, ठीक है, इस तरीके से पत्ते अगर, ठीक है, 40% से ज़्यादा और 70% से कम छाया वाले हैं, ठीक है, तो ऐसे वन को क्या कहेंगे, मध्यम सघन वन, ठीक है। और जहाँ पर कैनोपी डेंसिटी 40% से कम और 10% से ज़्यादा हो उसे क्या कहेंगे, ओपन फॉरेस्ट या खुला वन कहते हैं। जबकि झाड़ियाँ किसे कहते हैं, जहाँ पर केवल और केवल पेड़ों की छाया ज़मीन को केवल 10% ही ढक पाती हो, अर्थात 90% ऊपर से आप देख रहे हो तो 90% ज़मीन दिखाई देती हो, तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे क्षेत्र को झाड़ियाँ कहेंगे, ऐसे क्षेत्र को झाड़ियाँ कहेंगे, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आप देख रहे हैं, डेटा को कंपाइल किया गया है, ठीक है। ये पूरा चार्ट आप जो बता दिया यहाँ परसेंट से रिलेटेड हूबहू रट लीजिएगा, ठीक है। और इसे अच्छे से आप, ठीक है, डाउनलोड करके यूनिक क्लासेस लखनऊ टेलीग्राम चैनल पे
आप प्रिंट करके चाहे ऐसे देख करके या नोट करके रट डालिएगा, ठीक है। 2 साल ये काम आएगा। ओके, ठीक है। थैंक यू क्लास।